सुबह का समय था। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, तो कोई मोल भाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भाग दौड़ थी। मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 35 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा जैसे ये कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि यह इस ज़िले की नई डीएम ज़िला अधिकारी अंजलि वर्मा है। डीएम अंजलि वर्मा धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अम्मा, गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी, आज गोभी 50 रुपए किलो है। आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज़ सुनाई दी। बाइक पर इंस्पेक्टर रवि कुमार मंडी में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर रोब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वह सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। इंस्पेक्टर को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए, इंस्पेक्टर ने हुक्म के लहजे में कहा। 1 किलो टमाटर दे दो और 1 किलो तुरई भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तोल कर दे दी। इंस्पेक्टर ने सब्जियां ली और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। ये सब देखकर डीएम अंजलि वर्मा हैरान रह गई। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, अम्मा, उस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी, क्या कहूँ, इसका तो रोज़ का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूँ तो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? अभी तेरा ठेला उठवा कर नाले में फिकवा दूंगा। बेटा, मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति विकलांग हैं, उनका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते उनकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप इसे सब्ज़ी दे देती हूँ। अंजलि ये सुनकर भीतर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था। 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था। यह सुनकर अंजलि के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से ये आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। सच में कलयुग आ गया है, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ थामते हुए कहा, अम्मा, अब मैं आपके साथ हूँ। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं रहूँगी। मैं खुद देखूँगी कि वह पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करूँगी और उसे कानून की असली ताकत दिखा कर रहूँगी। बुजुर्ग महिला की आंखों में कुछ उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद ये महिला मुझे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। अगली सुबह डीएम अंजलि वर्मा ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। उसने एक साधारण साड़ी पहनी
और वह सब्जी वाली बुजुर्ग औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर सब्जियां तरीके से सजी हुई थी। ताज़ी गोभी, गाजर, भिंडी, हरी मिर्च और आलू। चारों ओर वही रोज़ का सामान्य माहौल था। लोग आते जाते, मोल भाव करते। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर रवि अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने बाइक सीधे अंजलि के ठेले के पास रोकी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस औरत की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया, मैं उनकी बेटी हूँ। आज उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर मैं बैठ जाती हूँ। इंस्पेक्टर ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी बेटी है। उस बुढ़िया ने कभी बताया नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। सच कहूँ तो बहुत प्यारी लग रही है। उसने ठिठोले करते हुए पूछा, और बता, शादी हो गई क्या तेरी? अंजलि ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है। मुझसे शादी करेगी? अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इंस्पेक्टर हंसकर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो गोभी चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया भी देना। अंजलि ने बिना कुछ कहे चुपचाप सब्जियां तोलकर उसके हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर जाने को हुआ, अंजलि ने तेज़ और सख्त आवाज़ में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। वह ठिठक गया। अंजलि फिर बोली, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ हमने कोई फ्री का भंडारा नहीं लगाया हुआ है। इंस्पेक्टर झिंझलाकर गुस्से में बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज़ सब्जियाँ फ्री में लेता हूँ, अपनी माँ से पूछ लेना, वो तो मुझे कुछ नहीं कहती। और तू ज़्यादा ज़ुबान मत चलाना मेरे सामने। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि अंजलि की आवाज़ और तेज़ हो गई, रुकिए, आप मेरी माँ से चाहे जैसे लेते हों, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। सब्जियों के पैसे तो देने होंगे आपको। अंजलि ने फिर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमें भी पैसे खर्च करके ही सब्जियां लेनी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्ज़ी ना बेचें तो हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता। अंजलि की आंखों में गुस्सा और आवाज़ में सख्ती थी। आप जैसे लोग फ्री में सब्ज़ी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रवि का गुस्सा का पारा और भी चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक अंजलि वर्मा के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज़ था कि अंजलि एकदम पीछे लड़खड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि यह अचानक उसके साथ क्या हो गया। उसकी आंखों में उसे आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मगर उससे कहीं गहरी चोट उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज़ में अंजलि वर्मा बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर का पारा और चढ़ गया। वह गरज कर और चिल्लाकर बोला, अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है, कोई कलेक्टर है, मंत्री है? तू है क्या? तेरी इतनी औकात कि मुझे आंख दिखा रही है? गुस्से में बेकाबू होकर उसने अंजलि के बाल कसकर खींच लिए। अंजलि दर्द से कराह उठी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह झटके से अपने बाल छुड़ाए। उनकी सांसें तेज़ हो चुकी थी, चेहरा लाल था, लेकिन हिम्मत पत्थर की तरह मजबूत खड़ी थी। कड़क आवाज़ में अंजलि बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट करूँगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। पर इंस्पेक्टर तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। वह ज़ोर से हंसता हुआ बोला, मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली ठेले पर सब्ज़ी बेचने वाली
और मैं इस इलाके का थानेदार। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज़्यादा ज़ुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दूँगा। इतना कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। अंजलि वहीं ठेले के पास खड़ी थी। उसने भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी साथ पूछते भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। उसने तुरंत सब्ज़ी बेचने वाली बुज़ुर्ग महिला को बुलाया और अंजलि चुपचाप वहाँ से निकल गई। वो सीधे अपने घर लौटी। साधारण साड़ी उतार कर अब उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। उसके चेहरे पर एक तेज था और उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। और दोस्तों, यहाँ से अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, इसलिए इस कहानी को यहीं बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अब आगे इस कहानी का क्लाइमैक्स आने वाला है, तो कहानी में आखिर तक जुड़े रहिएगा। अंजलि वर्मा इस बार किसी डीएम की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण औरत की तरह थाने पहुंची। थाने में किसी को उसकी असली पहचान का अंदाज़ा नहीं था। अंदर आते ही उसने चारों तरफ देखा। इंस्पेक्टर रवि कुमार वहाँ मौजूद नहीं था। डेस्क पर एक सब इंस्पेक्टर बैठा चाय पी रहा था। अंजलि उसके पास गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर रवि कुमार कहाँ है? सब इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब तो ज़रूरी काम से घर गए हैं। अंजलि ने कहा, तो मुझे एसएचओ साहब से मिलवा दीजिए। सब इंस्पेक्टर ने फिर कहा, एसएचओ साहब तो फील्ड विज़िट पर निकले हैं, आप चाहे तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, वह आते ही होंगे। अंजलि एक बेंच पर बैठ गई। अंदर से गुस्से की आग भड़क रही थी, पर चेहरा उतना ही शांत बना हुआ था। थोड़ी देर बाद एसएचओ प्रीतम नायक थाने में आया। उसने बेंच पर बैठी महिला को देखा और तुरंत अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? अंजलि बोली, एसएचओ साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। प्रीतम ने कहा, अच्छा, मेरे कमरे में आओ। दोनों उसके कैबिन में गए। प्रीतम ने कुर्सी पर बैठते ही कहा, तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन पहले खर्चा देना पड़ेगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5000 लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। एसएचओ प्रीतम ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि यहाँ सब कुछ मुफ्त में होता है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्ज़ी से पैसे देकर ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। अंजलि ने गहरी सांस ली। फिर उसने चुपचाप जेब से 5000 निकाले और टेबल पर रख दिए। वो बोली, लीजिए, अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही एसएचओ ने पूछा, किसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवानी है? अंजलि ने सीधी और ठोस आवाज़ में कहा, इंस्पेक्टर रवि कुमार के खिलाफ़। वो रोज़ एक बुज़ुर्ग महिला के ठेले से बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब वो औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है और उसके साथ गाली गलौज करता है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करना चाहती हूँ। ये सुनते ही एसएचओ प्रीतम नायक का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एसएचओ प्रीतम नायक घबरा कर अटकते हुए बोला, वाह, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और फिर अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई ही क्या है? हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब तो चलता है। अंजलि सब समझ चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। वर्दी जो लोगों की रक्षा के लिए बनी थी, वही अब गरीब और बेबस लोगों को डराने और लूटने का हथियार बन चुकी थी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठी और चुपचाप थाने से बाहर निकल गई। लेकिन उसके चेहरे की खामोशी में अब एक अलग ही बात थी।
उसकी आंखों में एक तेज़ चमक रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। अगले दिन सुबह डीएम अंजलि वर्मा अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ उस थाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह थाने में अंदर पहुंची, थाने में खलबली मच गई। जो स्टाफ कल तक उन्हें एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर सन्न रह गया था। मुख्य हॉल में उनकी नज़र सीधे इंस्पेक्टर रवि कुमार और एसएचओ प्रीतम नायक पर पड़ी। कल तक रौब में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। रवि कुमार सहमा हुआ बोला, मैडम आप कौन हैं? प्रीतम नायक बोला, आप तो कल भी आई थी रिपोर्ट लिखवाने। अंजलि ने सख्त स्वर में कहा, हाँ मैं ही थी। मैं हूँ इस ज़िले की नई डीएम अंजलि वर्मा, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की आड़ में गलत काम करते हो। दोनों का रंग उड़ गया। प्रीतम नायक घबरा कर बोला, मैडम अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया आईडी दिखाइए। अंजलि ने सरकारी आईडी निकाल कर दिखाई। आईडी देखते ही एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर रवि कुमार के हाथ पांव कांपने लगे। प्रीतम नायक ने घबरा कर कहा, माफ़ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बुरी गलती हो गई। रवि कुमार भी सिर झुकाकर बोला, मैडम जो कुछ हुआ वह दोबारा नहीं होगा। लेकिन अंजलि अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस आवाज़ में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है और इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर उन्होंने दोनों की आंखों में सीधी देखते हुए कहा, तुम दोनों माफ़ी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वो किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था, वो तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ़ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज़ दबाओगे, फिर किसी मजदूर पर जुल्म करोगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और ज़िले के एसपी को कॉल लगाया। आदेश दिया, फला थाने के एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर रवि कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरे टेबल पर होनी चाहिए। एसपी ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अंजलि ने थाने के बाकी स्टाफ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा। वर्दी की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहाँ सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर डीएम अंजलि वर्मा वहाँ से जाने लगी। तभी दोनों अधिकारी एसएचओ प्रीतम नायक और इंस्पेक्टर रवि कुमार घुटनों के बल गिर गए। प्रीतम नायक कांपती आवाज़ में बोला, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम सच में माफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। रवि कुमार भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ़ कर दीजिए मैडम, अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। अंजलि वर्मा ने सख्त आवाज़ में कहा, तुम दोनों माफ़ी के लायक नहीं हो। ये गलती नहीं, ये गुनाह है और गुनाह की माफ़ी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुज़ुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी, एक महिला के और डीएम के ऊपर भी हाथ उठाया। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिर कर माफ़ी मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? नहीं, कानून माफ़ी नहीं देता और मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार हर किसी ने महसूस किया कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। अंजलि वर्मा ने आखिर में कहा, याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। इसके बाद डीएम अंजलि वर्मा थाने के बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस दिन के बाद थाना सच में बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता, हर फरियादी को बराबरी से सुनना जाता है। गरीबों की एफआईआर
बिना पैसों के दर्ज होती है, बाज़ार, गलियों और चौराहों में अब पुलिस लोगों की मदद करती है दिखती है, डर नहीं फैलाती। वही सब्ज़ी वाली औरत जो कभी सहमी रहती थी, अब अपने ठेले पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई अधिकारी अपने ओहदे का इस्तेमाल गरीबों और मजबूरों की मदद करने के लिए करता है, तभी समाज में असली बदलाव आता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा लीडर वही है जो जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और सबसे ज़रूरी बात, लोगों के दिलों में वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे को गलत दिखाना है। इस कहानी का एकमात्र उद्देश्य है आपको जागरूक करना और सचेत करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की चुप आवाज़ को बुलंद सच्चाई बना सकता है, तो आवाज़ उठाइए, साथ दीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। इस प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे चैनल सज्जो स्टोरी हब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।